हेलो एवरीवन। तो इसमें हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी करेंगे। तो टॉपिक है पहला इन्वायरमेंट। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या है? एवरीथिंग जो सराउंड एवरीथिंग दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, एक एनवलप है इन्वायरमेंट जो पूरी अर्थ को ढका हुआ है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं ना, उसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज़म है। ठीक है, तो वो ब्लैंकेट को इन्वायरमेंट मान लेते हैं। तो ऐसे ही है कि इन्वायरमेंट क्या है? एवरीथिंग दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म इज़ कलेक्टिवली नोन एज इन्वायरमेंट। ठीक है, हम इन्वायरमेंट को एक और डेफिनेशन से समझ सकते हैं, द सम ऑफ टोटल बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। मतलब जो पूरे इन्वायरमेंट में बायोटिक फैक्टर है, अबायोटिक फैक्टर है, ठीक है, उनका सम, मतलब बायोटिक अबायोटिक फैक्टर इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं ना एक दूसरे से। ठीक है, वही इसमें बता रखा है, द सम ऑफ टोटल बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर जो अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्ट जितने भी कंपोनेंट है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आ गया इन्वायरमेंट इंक्लूड थ्री कंपोनेंट। इन्वायरमेंट थ्री कंपोनेंट इंक्लूड करता है, अबायोटिक, बायोटिक एंड कल्चरल। अबायोटिक में आ गया सॉइल एयर वाटर। बायोटिक में आ गया प्लांट, ह्यूमन, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कल्चरल एलिमेंट्स में आ गए मैन मेड फीचर्स। ठीक है, कल्चरल एलिमेंट में मैन मेड फीचर्स आते हैं जैसे इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एलिमेंट्स। ठीक है, फिर एक बुक है साइलेंट स्प्रिंग। एक बुक है, ये इन्वायरमेंटल साइंस बुक है। ठीक है, जो पब्लिश हुई थी 1962 में और पब्लिश की थी अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम है रेचेल कार्सन। ठीक है, ये याद रखना है। साइलेंट स्प्रिंग बुक एक इन्वायरमेंटल साइंस बुक है जो पब्लिश की गई हुई है 1962 में। किसके द्वारा की है? अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट के द्वारा। किसने की है? वो है रेचेल कार्सन के द्वारा। फिर आ गया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2023 में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंपल लैंग्वेज में था कि सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन दे दी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और पूछा था ये डेफिनेशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। SD मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंस अप्रोच बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। मतलब कि हम इकोनॉमिक में डेवलपमेंट करें, ठीक है, लेकिन हम इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखें फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो एक बैलेंस अप्रोच बना के रखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? मेन ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, और प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मतलब नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करके रखो अच्छे से, प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखो और अच्छे से यूज़ करो। ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड करता है पॉवर्टी मिटिगेशन को, मतलब पॉवर्टी को रिड्यूस करना, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, ये तीन चीज़ें याद रखना कि पॉवर्टी को डिक्रीज़ करता है। कभी ये सोचो कि नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हो सकता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, नहीं, पॉवर्टी मिटिगेशन भी एक इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही इंक्लूड है। ठीक है, फिर आ जाता है ब्रुटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, ब्रुटलैंड रिपोर्ट पब्लिश की गई थी बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट इन 1987 में। ठीक है, तो ब्रुटलैंड कमीशन पब्लिश बाय WCED इन 1987। ठीक है, आफ्टर द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, जिसको हम ब्रुटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ब्रुटलैंड रिपोर्ट हम किसे कहते हैं? आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो है।
ठीक है। तो आफ्टर द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट आर कॉमन फीचर द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज स्टार्ट। मतलब ये रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये याद रखना। फिर आ जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए अगर हम 2023 का, तो फर्स्ट रैंक किसे मिली थी? फिनलैंड को। फिर स्वीडन को सेकेंड रैंक मिली है। थर्ड रैंक डेनमार्क को मिली है। इंडिया को 112 रैंक मिली है, ठीक है। फिर आता है वाटर एंड कार्बन साइकिल इन नेचर, ठीक है, ये पढ़ते हैं, वाटर एंड कार्बन साइकिल इन नेचर। तो ये क्या है? द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर टेक प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इन अ साइक्लिक प्रोसेस। मतलब कि ये है, अभी बताया ना कि जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से एनर्जी फ्लो होता है। तो वो इस प्रकार से होता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। तो वही दे रखा है इसमें कि फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर टेक प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इन अ साइक्लिक प्रोसेस। फिर आता है इन अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। अभी साइक्लिक प्रोसेस का हम पढ़ते हैं। एंड दीज साइकिल एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर साइकिल एंड कार्बन साइकिल, ठीक है। अभी पढ़ा कि जो एनर्जी ऑफ फ्लो एंड मैटर टेक प्लेस करते हैं बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर एक साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब CO2 रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस। मतलब CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है बहुत सारे प्रोसेस से। एग्जांपल रेस्पिरेशन, वोल्केनिक इरप्शन, कंबक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा, ठीक है। ये याद रखना कि CO2 जो होता है वो रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में किस किस प्रोसेस से, ठीक है। अब हम ऑटोट्रॉपिक प्लांट की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट क्या होते हैं, क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्या बनाने के लिए? टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। अब आ गया कि जो कार्बन होता है वो अर्थ पे बहुत सारी अदर फॉर्म में पाया जाता है। एक फॉर्म है एलिमेंट कार्बन, दूसरी फॉर्म आ जाती है कंपाउंड फॉर्म। तो एलिमेंटल कार्बन में जो कार्बन फाउंड होता है वो नेचर में फाउंड होता है एज क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स फॉर्म में। एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स फॉर्म में हमें जो कार्बन है वो मिलता है नेचर में, ठीक है। जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, क्रिस्टल है ना, बिल्कुल ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये हो गया। और कंपाउंड फॉर्म में हमें किस फॉर्म में मिलता है? हमें CO2 की फॉर्म में मिलता है, कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है। फिर आ गया सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि हाउ सोलर रेडिएशन प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, तो क्या बताओगे? अब देखते हैं क्या बताएंगे हम। तो हम बोलेंगे सोलर रेडिएशन ड्राइव द साइकिल बाय एक मिनट रुकना, ये थोड़ा गलत हो गया आई थिंक। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इवापोरेटिंग आएगा, बाय इवापोरेशन, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन ड्राइव द साइकिल बाय evaporating water from ocean, lake, river and even the soil, ठीक है। तो क्या होता है? सोलर रेडिएशन वाटर को इवापोरेट कर लेता है ओशियन से, लेक से, रिवर से, इवन सॉइल से भी खींच लेता है वाटर, ठीक है। अब अब जब वाटर खींच लिया तो ऊपर जाएगा, इवापोरेट हो गया
तो ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएगा, क्लाउड्स बनाएगा। ठीक है, और जब वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, भारी हो जाएंगी तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, रेन हो जाएगी फिर से, मतलब वो अर्थ पे आ जाना है। एक बार फिर से बताती हूँ, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन कैसे हेल्प करती हैं, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर साइकिल में, क्या होता है। देखो ये यहाँ पे वाटर है, ठीक है, ये इवापोरेशन हुआ तो यहाँ पे इकट्ठा हो गया वाटर ड्रॉपलेट्स, क्लाउड बन गए, और जब ये भारी हो जाएगा क्लाउड तो वापस इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होगा, वापस आ जाना है। तो ये एक साइकिल बन गया ना, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल है, तो ये वाटर साइकिल में हेल्प कर रहा है कौन, सोलर रेडिएशन वाटर साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो यही लिखा है इसमें। फिर आता है वाटर साइकिल एक क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम कैसे है, अभी बताया, यहाँ से पानी इवेपोरेट हुआ, प्रेसिपिटेट हुआ, फिर इवेपोरेट होगा, फिर प्रेसिपिटेट होगा, तो ये एक क्लोज सिस्टम है, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ H2O डेट इज़ इन दी हाइट, जो वॉल्यूम पानी का अभी प्रेजेंट है हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ H2O डेट इज़ इन दी हाइड्रोस्फीयर टुडे, सेम अमाउंट ऑफ वाटर डेट हैज़ ऑलवेज बीन प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। ये बोलना चाह रहा है कि जितना पानी अभी प्रेजेंट है, ठीक है, उतना ही पानी प्रेजेंट था पहले भी और आगे भी रहेगा, ठीक है। वो अलग बात है कि जो पीने का पानी है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जितना अमाउंट ऑफ वाटर पहले था उतना अमाउंट ऑफ वाटर अभी भी है, ठीक है, ये बोल रहा है। फिर आता है अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। अमाउंट ऑफ रेन किस पे डिपेंड है, ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर पे, मतलब कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हुई तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा एयर में, तो क्लाउड फॉर्मेशन, मतलब कि चांसेस जो है क्लाउड फॉर्मेशन के वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। और जब बादल भारी हो जाएगा, क्लाउड भारी हो जाएगा तो फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एयर किस पे डिपेंड किया, ह्यूमिडिटी ऑफ इन एटमॉस्फेयर पे। ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हुई तो ग्रेटर वाटर वेपर, मतलब वाटर वेपर में भी इंक्रीजमेंट हुआ। अब वाटर वेपर में इंक्रीजमेंट होगा तो हमारी रेन भी इंक्रीज़ होगी, रेन के चांसेस भी इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। लास्ट चीज़ है कि मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग डू नॉट ग्रो। क्यों, कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना किसी भी चीज़ को, जैसे प्लांट है, सीड है, हमने निकाल दी, अच्छा खासा हो रहा था, हमने निकाल दिया, फिर से ट्रांसप्लांट कर दिया, तो उस टाइम पे जो है ना, जो रूट्स हेयर होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसी वजह से जो सीडलिंग होती है वो ग्रो नहीं कर पाती, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई मैनी ट्रांसप्लांट सीडलिंग डू नॉट ग्रो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूट हेयर आर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो ये कवर हो चुका है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, इवेपोरेट होगा, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट का भी कंप्लीट हो चुका है, बताइएगा कैसे लगा। थैंक यू।